जैसा कि हमने लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस दौरान हमने सिद्धांत, रचना, उपागम, दृष्टिकोण, सिद्धांत के बाद में उसका अध्ययन हेतु उपागम या दृष्टिकोण किस प्रकार से काम में लेते हैं, उसके बारे में आधार सामग्री का अध्ययन करना या छोड़ना, चयन करना और उसके बाद में सिद्धांत की रचना करना, यह महत्वपूर्ण हमने पढ़ा। 3 तरह के दृष्टिकोणों में व्यवहारवादी या परंपरावादी दृष्टिकोण, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण, जिसमें हम क्लासिकल थ्योरी या स्ट्रक्चरल और या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत उस परंपरावादी दृष्टिकोण या शास्त्रीय दृष्टिकोण, क्योंकि प्राचीन होने के कारण क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है इसे, यह दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण, संगठनात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक औपचारिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक और विशुद्ध विचारात्मक दृष्टिकोण और वर्णनात्मक दृष्टिकोण। वाइट, विलोबी और एंडरसन इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य इस परंपरावादी दृष्टिकोण या क्लासिकल अप्रोच में या दृष्टिकोण में जो 5 पद्धतियों का सहारा लिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रशासन का अध्ययन करेंगे, उसमें ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और जीवन वृत्तात्मक पद्धति। जैसा कि हमने ऐतिहासिक पद्धति में ऐतिहासिक जो संरचना है या भूतकाल में जो संरचना की गई है, उस संस्था का कालखंड में क्या योगदान रहा है और उसका पतन का क्या कारण है, उस ऐतिहासिक अध्ययन के बिना राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा अधूरी रह सकती है। इसलिए हमने ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया। आज हम दूसरा जो पद्धति है क्लासिकल थ्योरी में या परंपरागत दृष्टिकोण में, उपागम में, वह है कानूनी पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि देशों में किया जाता है। जैसा कि वुड्रो विल्सन का मानना है कि लोक प्रशासन विधि का ये क्रमबद्ध अध्ययन है। जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोक प्रशासन के जनक कहा जाता है, वह लोक प्रशासन को विधि का ही क्रमबद्ध अध्ययन मानते हैं। जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इन देशों में कानून के 2 भाग हैं, एक संवैधानिक कानून और दूसरे प्रशासनिक कानून। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टियों की उपेक्षा कर दी गई है। संवैधानिक कानून का ध्येय मौलिक रूप से सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, पृथक रूप से वर्णन करना और उनके संबंध में व्याख्या करना। इसके विरुद्ध प्रशासकीय कानून में राज्य, जिले, स्थानीय शासन की संस्थाओं और सार्वजनिक निगमों, सत्ता और दायित्वों आदि का वर्णन किया गया है। अमेरिका और इंग्लैंड में भी इस पद्धति का प्रयोग प्रचलन में है। इससे प्रेरित होकर प्रशासनिक कानून और प्रशासकीय न्याय का अध्ययन आरंभ किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामकीय अभिकरणों और उनकी प्रक्रियाओं के संबंध में बहुत कुछ कानूनी दृष्टिकोण ही अपनाया। लोक प्रशासन को देश काल के कानूनों के ढांचे में काम करना होता है, अतः उस ढांचे पर प्रकाश डालने के लिए कानूनी दृष्टिकोण उपयोगी सिद्ध होता है। फिर भी इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टियों की उपेक्षा कर दी गई। इसी से आगे बढ़ते हुए तीसरी पद्धति है विषय वस्तु पद्धति। सब्जेक्ट मैटर मेथड, विषय वस्तु पद्धति, यह पद्धति लोक प्रशासन के किन्हीं सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करने की बजाय उसकी विशेष सेवाओं, उसके कार्यक्रमों, व्यक्ति से अध्ययन करने पर बल देता है। उदाहरणार्थ शिक्षा, प्रतिरक्षा, पुलिस, राजस्व का निर्धारण, संग्रह आदि विशिष्ट विभाग पृथक रूप से अध्ययन की विषय वस्तु बनते हैं। यानी
इस अध्ययन के दृष्टिकोण में अंतर्निहित दर्शन यह है कि संगठन और प्रशासन किसी लक्ष्य प्राप्ति के दो प्रभावशाली साधन हैं। यानी संगठन और प्रशासन किसी लक्ष्य प्राप्ति के दो प्रभावशाली संगठन हैं तथा उन्हें अलग करके वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें विषय वस्तु व पोस्ट कोर का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन है। इस पद्धति में लोक प्रशासन की समस्याओं पर आंगिक दृष्टि से विचार किया जाता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की पद्धति के अंतर्गत लोक प्रशासन की समस्याओं पर आंगिक रूप से उस पर विचार कर विषय वस्तु और पोस्टकार में सामंजस्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु एक विभाग एक विषय को लेकर उसका अध्ययन करती है और आमूलचूल उसका अध्ययन करती है और आंगिक रूप से विचार करती है और उसका अध्ययन करती है। इसलिए विषय वस्तु और पोस्टकार का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन होता है। ये विषय वस्तु पद्धति अपने आप में एक अनूठी पद्धति है। अगला आता है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति को बहुत वर्षों से अमेरिका में लोक प्रशासन के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इस पद्धति के प्रयोग का अर्थ है हम किस सीमा तक पर्यवेक्षण प्रयोग विश्लेषण को अपनाकर कुछ सामान्य सिद्धांतों का निरूपण कर सकते हैं क्या। यानी वैज्ञानिक पद्धति यानी विज्ञान पर आधारित पद्धति को किसी भी समस्या पर या किसी भी अनुसंधान में पर्यवेक्षण प्रयोग और विश्लेषण को अपनाकर कुछ सामान्य सिद्धांत का निरूपण कर सकते हैं जिनका सामान्य रूप से इसी प्रकार की स्थिति में प्रयोग किया जा सके। इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर और प्रत्येक प्रकार के कार्यकलाप के प्रबंध के लिए सर्वोत्तम सिद्धांत अथवा मार्ग वैज्ञानिक आधार पर खोजे जा सकते हैं। पर्याप्त महत्व के साथ ही साथ इस आधार पर आलोचना की गई कि इसमें मानवीय तत्व के महत्व की उपेक्षा कर दी गई, जिसका आगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण प्रारंभ होता है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस पद्धति को लोकप्रिय और कुशल बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधवाद के जनक टेलर ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया और उनमें मौलिक विभिन्नताएं कार्यकुशलता के संबंध में समस्याएं एक सी थी और उनमें कोई मौलिक विभिन्नताएं नहीं पाई गई। अतः काम के सर्वोत्तम तरीके खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के कार्यकलाप के प्रबंध के लिए सर्वोत्तम सिद्धांत और मार्ग वैज्ञानिक आधार पर खोजे जा सकते हैं क्या। इस आधार पर इसका तेजी से प्रचलन चला। अमेरिका में विचार बड़ा तेजी से समर्थन प्राप्त करता जा रहा था। लोक प्रशासन में कर्मचारी की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु निजी प्रशासन की भांति वैज्ञानिक विचारधारा का प्रयोग किया जा सकता है। कतिपय निश्चयात्मक सामान्य सिद्धांतों की प्रतिपादन किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार उन कार्यों का विश्लेषण किया जाता है जो जनता के सामने रखे गए हैं। व्यक्तियों का उनके साथ तालमेल बैठाया जाता है। लक्ष्यों से संबंधित व्यापक अनुभवों का उनके साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात नेतृत्व आदर्श आदि के द्वारा लक्ष्यों के एक समूह से दूसरे समूह से संबंध स्थापित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का पर्याप्त महत्व होते हुए भी इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है कि इसमें मानवीय तत्व के महत्व की उपेक्षा कर दी गई। लोक प्रशासन इस अर्थ में प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है। इसमें प्रयोगशाला में नियंत्रित प्रयोग नहीं हो सकते, अपितु सीमित अर्थ में प्रयोगात्मक हैं, क्योंकि होल सोसाइटी में व्यवहार का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। ये लेबोरेटरी नहीं है, ये होल सोसाइटी है, पूरे समाज का अध्ययन करना। फिर भी हम जाने अनजाने में प्रशासन के क्षेत्र में इस तरह के अनुसंधान और प्रयोग देखे जा सकते हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान की ओर ले जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन के माध्यम से पर्यवेक्षण प्रयोग और विश्लेषण या निष्कर्ष निकालकर सामान्य सिद्धांत का निरूपण करने की क्षमता रखता है, वो वैज्ञानिक पद्धति है। इस आधार पर
लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का श्रेय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिसने वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किया। अगला है जीवन वृत्तात्मक पद्धति। जीवन वृत्तात्मक पद्धति का तात्पर्य है जीवन वृत्तात्मक संस्मरणात्मक या संस्मरण किसी के दृष्टिकोण का अर्थ है प्रसिद्ध और वरिष्ठ प्रशासकों के अनुभव द्वारा उनके कार्यों के अभिलेख के अध्ययन पद्धति है। यानी कोई प्रशासनिक अधिकारी या प्रसिद्ध प्रशासक अनुभवों और उनके कार्यों का एक अभिलेख के माध्यम से, एक ग्रंथ के माध्यम से वह वर्णन करता है, जिससे कि लोक प्रशासन में आने वाली उस समय की जो समस्याएं तात्कालिक और उनका निदान किस प्रकार से उन्होंने किया, इस दृष्टि से कोई व्यक्ति अपनी डायरी में लिखता है, अपनी जीवन व्रतात्मक पद्धति, अपना एक जीवन व्रत तैयार करता है, जिसके माध्यम से वह अध्ययन करता है। जैसा कि संस्मरण चाहे उन्होंने लिखे या दूसरों ने, हर स्थिति में इन प्रशासकीय समस्याओं तथा निर्णय की प्रक्रिया का वास्तविक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। या तो प्रशासक खुद लिखता है या दूसरे से लिखवाता है या दूसरा उसका वर्णन करता है, किंतु उस समय की जो समस्याएं तात्कालिक और उन्होंने किस प्रकार से समाधान किया, उन प्रशासनिक अनुभव का लाभ इस पद्धति के माध्यम से होता है, जिसे जीवन वृत्तात्मक या बायोग्राफिकल मेथड कहते हैं। भारत में जीवन वृत्तांत और संस्मरण लिखने की एक परंपरा उतनी विकसित नहीं हुई है जितनी इंग्लैंड और अमेरिका में, किंतु हाल ही वर्षों में भारत के प्रशासकों को भी सेवानिवृत्ति के पश्चात यह अनुमति मिलती है। तो सेवानिवृत्ति से पहले अनुमति नहीं मिलती, सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अपनी जीवनी के बारे में लिखते हैं और प्रशासनिक समस्याओं को उन्होंने किया है। बनर्जी की अंडर टू मास्टर्स, कॉल का द अनटोल्ड स्टोरी, धर्मवीर का द मेमोइर्स ऑफ सिविल सर्वेंट, गाडगिल की गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड और डॉक्टर धर्म सिंह सागर की शून्य से शिखर पुस्तक के माध्यम से इन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाओं में आने वाली तात्कालिक समस्याओं को किस प्रकार से निदान किया, इसका वर्णन इन चीज़ों में आता है, इन ग्रंथों में आता है, इन रचनाओं में आता है। इसलिए ये एक तरह से संस्मरणात्मक, वर्णनात्मक और जीवन वृत्त के अनुभव हैं। उन अनुभवों का फ़ायदा उठाकर या लाभ लेकर प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इनमें एक कठिनाई ये है कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की जीवन गाथाओं में प्रशासकीय कार्यों की अपेक्षा राजनीतिक महत्व की बातों पर अधिक बल दिया जाता है। वर्तमान समय में इस दिशा में सचेत प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासकीय अनुभव वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार करने की चेष्टा की जा रही है कि वे अपने अनुभवों को या तो स्वयं लिखें या दूसरों को यह अवसर प्रदान करें कि लोक प्रशासन के विज्ञान की प्रगति में जिससे कि सहायता मिल सके। तो इसलिए ये जीवन वृत्तात्मक पद्धति कहलाती है। इस प्रकार से ये आज हम ये चैप्टर पूरा तो नहीं हो रहा, किंतु आज हम इतना ही कहेंगे। आगे हम इसका एक राजनीतिक पद्धति बचती है जिसका हम थोड़ा बहुत वर्णन कर लेते हैं कि प्रशासन अंततः एक राजनीतिक प्रक्रिया है। प्रशासन राजनीतिक संरचना में ही काम करता है, जैसा राजनीतिक संरचना है वैसा प्रशासन का स्वरूप होगा। तो प्रशासन स्वतः ही एक साध्य नहीं है, एक साधन का मात्र है। अतः अच्छे प्रशासन की आवश्यकताएं देश में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में ढूंढी जा सकती हैं। समाज में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से जो साध्य स्वीकार किया गया है उसे प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना ही प्रशासन का मुख्य कार्य है। प्रशासकीय समस्याएं सदैव ही राजनीतिक समस्याओं का ही अंग होती हैं। अतः राजनीतिक दृष्टि से प्रशासकीय समस्याओं का अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए एमपी शर्मा ने बताया कि ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांतों एवं प्रचलित राजनीतिक मूल्यों का एक तत्व है। यदि लोक प्रशासन अपने आप में एक ध्येय बन जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि वह किसी न किसी प्रकार से निरंकुश होने की चेष्टा करता है। अतः संगठन, कार्मिक प्रशासन आदि समस्याओं
पर लोक प्रशासन के ध्येय विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। जॉन गॉस, पॉल एच एपलबी आदि प्रसिद्ध अमेरिकी लोक प्रशासन विद्वानों ने खुलकर लोक प्रशासन के विषय में अराजनीतिक दृष्टिकोण का प्रत्याग कर दिया है और वे इसके अध्ययन की विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण से करने लगे। इसलिए ये एक परंपरागत या क्लासिकल जो अप्रोच है उसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। ये एक तरह से परंपरागत या क्लासिकल थ्योरी अप्रोच मेथड पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।